क्या हाल चाल है बाबू लोग? मस्त है। क्या पढ़ना था आज हम लोग को? क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या पढ़ना था? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, इसके पहले चर्चा करें क्या क्या पढ़ चुके थे, फटाफट बताओ, बोलो। सबसे पहले क्या पढ़े थे? कोण के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? कोण के बारे में। त्रिकोणमिति में कितने कोण थे भाई? दो कोण। एक क्या था? धन कोण और एक ऋणात्मक कोण, यानी पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, यही ना था। आज हमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात देखें। क्या देखें बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है ना? क्या कहोगे इंग्लिश में इसको? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। RATIO। एन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? कुछ भी, XYZ आपको पता भी है, किताब पढ़े होंगे। तो कहता क्या है कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो परिभाषा बन गया, क्या बन गया कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का, उसकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है भाई? बोलो बोलो। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। क्लियर है ना? द रेशियो ऑफ द साइड्स, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू देयर एक्यूट एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू देयर एक्यूट एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। समझ में आ रहा ना? तो सीधा सीधी लिखोगे कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्रायंगल with respect to their acute angle is called। हाँ बाबू बोलिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे रेशियो में नहीं है, नहीं रहेगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक्यूट एंगल यहाँ हो सकता है एन रेशियोन लिखो या रेशियो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम्स का है, हम लोग इंग्लिश दो भाषाओं का मिश्रण बोलते हैं, दो जगह का इंग्लिश। चूँकि हमारी इंग्लिश भाषा तो है नहीं, तो हम थोड़ी अंग्रेजी इंग्लैंड वाली भाषा इंग्लिश यूज करते हैं, थोड़ी अमेरिका वाला, थोड़ा ताइवान वाला। समझ में आ रहा है ना? तुर्की वाला। जैसे अब देखो, टी को क्या पढ़ते हो तुम क्या पढ़ते हो? टी को बताओ, टी को क्या पढ़ते हो? टॉ पढ़ते हो। लेकिन इसी टी से कभी तौ भी पढ़ते हो, इसी टी से कभी तौ भी पढ़ते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अब यही टी को कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है? ठौ भी पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हो तुम? ठौ पढ़ते हो ना? तो अमेरिका में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि देखो, हमने कुछ लिखा, देखो मैंने कुछ लिखा है, तो सपोज दैट तुम अपने भाषा में पढ़ोगे तो ट्राई टू टॉक टू यू, यही ना पढ़ोगे? ट्राई टू टॉक टू यू। लेकिन यही अमेरिका वाला होगा तो क्या पढ़ेगा? ट्राई टू टॉक टू यू। क्या पढ़ेगा? ट्राई टू टॉक टू यू। लेकिन वही अगर इधर इंडोनेशिया और चले जाओ, फिर तुर्किया के तरफ चले जाओ, तुर्की के तरफ ताइवानी जो भाषा में पढ़ेगा
तो ये पड़ेगा ट्राई टू टॉक टू यू, ट्राई टू टॉक टू यू, लेकिन तुम क्या पढ़ोगे ट्राई टू टॉक टू यू। और हमारे यहाँ ट्रम्प महोदय आए तो क्या कहे, ओ मोदी जी ट्राई टू टॉक टू विथ मी, ट्राई टू, समझ में आना। चूंकि वो क्या पढ़ रहे हैं, ठ पढ़ रहे हैं ना, टी को क्या पढ़ रहे हैं ठ, तो क्या बोले थे नमस्ते इंडिया, नमस्ते, ता को ठ बोले थे, क्या बोले थे नमस्ते इंडिया, समझ में आ रहा है ना। नमस्ते इंडिया जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ट्रम्प महोदय आए थे गुजरात दौरे पे, समझ में आ रहा है ना। तो उसी में उन्होंने बोला था नमस्ते इंडिया, दिस टाइम इज टाइम, क्या बोले ट को थ, तो हमारे हिसाब से टाइम और उसके हिसाब से टाइम और अमेरिका के हिसाब से टाइम, तो इंग्लिश कई भाषाओं का मिश्रण बोलते हैं हम लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है, बाकी आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, क्लियर है ना। अब चलो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भाई, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो सीधा लिखोगे कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कितने हैं भाई 6, तो सीधा लिखोगे कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। चलो भाई देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्लियर है ना। यानी त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भाई 6। पहला का नाम क्या दोगे साइन, अभी थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, पहला का नाम क्या दोगे साइन, दूसरा का नाम क्या दोगे कोस, नहीं कॉस, क्या पढ़ोगे कॉस, तीसरा का नाम क्या दोगे टैन। साइन को हिंदी में क्या कहते हो ज्या, कॉस को हिंदी में क्या कहते हो कोज्या, कोज्या, और इसको क्या कहते हो सपर्स ज्या, क्या कहते हो भाई सपर्स ज्या। अब देखो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा इन्वर्स प्रोसेस क्या होता है कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और कॉट टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो देखो साइन के लिए आपने क्या यूज किया ज्या, कॉस के लिए और टैन के लिए सपर्स ज्या, क्या यूज किया आपने सपर्स ज्या, और कॉसेक के लिए तो ब्यू लगाना है। हमने रिवर्स प्रोसेस बोला, व्युत्क्रम बोला, क्या बोला साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे बात करें कि साइन, तो साइन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक, थीटा को बाद में लगाना, अभी कुछ नहीं। तो व्युत्क्रम है कि नहीं है ना व्युत्क्रम, उल्टा प्रोसेस है ना, तो उल्टा प्रोसेस है, तो इसको ब्यूजिया लिख सकते हैं ना ब्यूजिया, और इसको क्या लिख सकते हैं ब्यू कोजिया, क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं ब्यू स्पर्शज्या, ब्यू स्पर्श ज्या लिख सकते हैं ना। तो साइन कॉस टैन, पहला साइन था, इसका उल्टा ए मिला, दूसरा क्या था बाबू कॉस था, और इसका उल्टा क्या मिला ए मिल गया, और तीसरा क्या था मेरे भाई टैन था, तो टैन के लिए ए बातें मिल गई, यानी 3 बातें हो गई। कितनी बातें 3, और टोटल मिलके कितना हुआ 6, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6। लेकिन जब एडवांस मैथ पढ़िएगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात 8 होते हैं, एडवांस मैथ, समझ में आ रहा है ना। एडवांस गणित, आप जैसे एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हो ना, एडिशनल सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे लेते हैं, म्यूजिक ले लेता है कोई होम साइंस लेता है, कोई मैथ में एडवांस मैथ ले लेता है। जैसे एडिशनल सब्जेक्ट लेने का प्रावधान है, जैसे उस दिन एक लड़का आपने देखा होगा रिजल्ट का मिठाई खिलाने आया था ना, तो उस मिठाई में उसने क्या लिया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ था, यानी उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मार्क्स
नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, आप उसमें पास हो जाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही आप एडवांस मैथ ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो, या इकोनॉमिक्स ले सकते हो, अलग से इकोनॉमिक्स, जो आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो नहीं, अलग से इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या म्यूज़िक ले सकते हो, समझ में आ रहा है ना, या डांस ले सकते हो, समझ में आ रहा है, या इंस्ट्रूमेंटल कुछ प्रोग्राम्स हैं उसको ले सकते हो। जैसे वाद्य यंत्रों में आ गया, इंस्ट्रूमेंटल वाद्य यंत्र में तबला हो गया, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, तो इन सब का संगीत में आता है। किसके अंतर्गत आता है? संगीत में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? संगीत लोगे तो क्या गाना गाओगे? निमिया की डाढ़ी मैया। समझ में आ रहा है ना? चलो तो अब देखो तो ये चीज़ें समझ गया। तो साइन का हिंदी क्या होता है भाई? ज्या। कौशेक का हिंदी ब्यूजिया। कौस का हिंदी कोज्या। सेक का हिंदी ब्यू कोज्या। टैन का हिंदी स्पर्शया। कॉट का हिंदी ब्यू स्पर्शया। याद रहेगा? पक्का? चलो अब त्रिकोणमितीय अनुपात। अब थोड़ा सा देखोगे मेरे बाबू कि अगर हम बात करें साइन की, तो सबसे पहले साइन का मतलब क्या होता है कि दो भुजाओं का अनुपात। दो भुजाओं का अनुपात। समझ में आ रहा है ना? साइन का मतलब क्या है? कॉस का मतलब क्या है? टैन का मतलब क्या है? अब देखो हम इन लोगों को तो मना कर नहीं सकते हैं, ठीक है। टैन का हिंदी क्या है? तो टैन, इन सब का मतलब होता है, इनके उल्टा जो है भैया है कौशेक सेक कॉट। कौशेक सेक कॉट। देखो भाई कौशेक भी है, सेक भी है और कॉट भी है। इन सब का भी वही मतलब होता है। इन सब का भी वही मतलब जो इनका होता है। तो इनका मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात। दो भुजाओं का अनुपात यानी क्या निकालना था भाई? रेशियो निकालना था। यानी किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात। ना लिखो बाबू, अच्छी बात नहीं है। छाप के क्या करोगे? हम समझा रहे हैं, समझ लोगे तो अच्छी बात है। आज नहीं समझोगे तो कल मेहरारू के हाथे से मार खाना ही है। समझ में आ रहा है ना? इधर का जो दिखाई दे रहा है ना, समझ लो कि दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान अपने मेहरारूए के नज़रों में होता है। चालाक बनने का प्रयास कीजिएगा तो जिंदगी की तो बिगड़ जाएगी, पक्का बिगड़ जाएगी। वो ससुरी समझ में नहीं करेगी आपको चालाक। तो इससे बढ़िया मूर्खे बन के रहे। क्या कहते तो ना हाई तो जी बोली हम बानी ठीक बा चलो हो जाओ। समझ में आ रहा है ना? आपको ये सुख मत भूखो, कहे कि नहीं हम शुक्र व्रत करबे करेंगे। आओ देखो तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात। किसी दो भुजाओं लगा लो, बहुत प्यारा कंसेप्ट होगा ना। किसी दो भुजाओं का, चाहे वो दोनों भुजाएं कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। अब कौन कौन सी भुजाएं होंगी? तो कर्ण भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। साइन का मतलब सिर्फ यही है कि किसी समकोण त्रिभुज में सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात। कौशिक सेक का भी मतलब वही है जो ऊपर साइन का मतलब है। समझ में आ रहा है ना? उल्टा होगा, उसमें कुछ दो सिर्फ मतलब भुजा मान लो कि ए बी होगी बट्टा ए सी होगी, तो अब कौशिक उसका उल्टा है। कौशिक उसका तो उल्टा है, तो वो कर लेगा नहीं, ए सी बट्टा ए बी कर लेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना? उल्टा। समझ में आ रहा कि नहीं है? यानी साइन में मान लिया कि त्रिभुज है, त्रिभुज में दो भुजाएं हैं। सपोज डेट मान लो कि दोनों भुजाएं का अनुपात ए बी एक भुजा है और एक भुजा ए सी है। देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ में आ रहा है। ये समकोण त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है ना? बोलो। अच्छा ऊपर दिक्कत बढ़ गया। चलो ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में देखना मेरे बाबू, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। और इसका हमने नाम लिखा ए, इसका बी और इसका सी। और इसमें हमने देखा कि साइन के लिए हमने कुछ निकालने का प्रयास किया। तो हमने क्या लिखा ऊपर? ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन, आपके मन में ख्याल आया कि सर हम इसको नहीं कर सकते हैं,
कर सकते हो यार, और में इसको लिख सकते हो BC अपॉन AC भी लिख सकते हो, BC अपॉन AC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फिक्स नहीं हो रहा है ना कि कौन सा होगा, A वाला होगा कि A वाला, फिक्स नहीं हो रहा है ना। उसी तरह से कॉस का मतलब क्या है, तो इसका उल्टा, तो कॉस के लिए, कॉसेक के लिए, कॉस के लिए नहीं, इसका उल्टा, तो AC अपन क्या कर लोगे AB, और में क्या कर लोगे इसका उल्टा, तो AC अपन क्या कर लोगे BC। लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन सी भुजा होगी। अनुपात में कोई फिक्स तो भुजा लेनी पड़ेगी ना, दोनों तो भुजा नहीं लेनी पड़ेगी, यानी इसको भी लेके तो नहीं चल सकते हैं, इसको भी लेकर नहीं चल सकते हैं, किसी एक को ही लेकर चलेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमने डिफिनीशन बताया कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के, और उस न्यून कोण को यदि थीटा से डिनोट कर लें तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना। ए डिसाइड करना है कि ए होगा कि ए होगा, तो फिर साइन के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, ए डिसाइड करना है ए होगा कि ए होगा, तो कोसक के साथ क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, समझ गए, थीटा। यानी थीटा क्या है, तो न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अब देखो मेरे भाई कि अब हम क्या करें कि न्यून कोण को थोड़ा किससे डिनोट कर लें, न्यून कोण को किससे डिनोट करें भाई, थीटा से। न्यून कोण को किससे डिनोट कर लें, थीटा से। तो जो ऊपर लिखा गया न्यून कोण, यानी इस न्यून कोण को, यानी देखना नोट में कि न्यून कोण को, न्यून कोण को थीटा या थीटा, इसको क्या पढ़ोगे, थीटा, THITA, थीटा हो गया, थीटा, या त्रिभुज के किसी जो उसका प्रमुख कोण का नाम होगा उससे भी व्यक्त किया जा सकता है। थीटा या त्रिभुज के किसी सांकेतिक नाम से भी इसे दर्शाया जा सकता है, या त्रिभुज के शीर्षों के सांकेतिक नाम से भी दर्शा सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। यानी एक्यूट एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और समझ में आ रहा है ना, और सिंबलिक नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, सिंबलिक नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। यानी न्यून कोण एक्यूट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा और सिंबलिक नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दैट ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ दैट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इसको क्या कर लें, थोड़ा सा नोट करने लायक है तो नोट कर लें, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ें, पक्का बढ़े, हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। आगे बढ़ते हैं अब, चलो अब देखो तो भाई, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा, अरे आप नोट कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, ए हमने एक ट्रायंगल लिया, तो इस ट्रायंगल में थीटा के टर्म को समझना है। समझो अरे भाई मेरे बाबू, समझो, आज समझोगे फिर भी कल समझाने लायक नहीं रहोगे। किसको, समझ ही रहे हो ना। जैसे देख लो पापा लोग का हाल, समझाने लायक नहीं है। लेकिन धन्य माँ यार, क्लियर है ना। चलो आगे देखो, यहाँ देखो सबसे पहले कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, कर्ण कह सकते हैं। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर। चलो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और इसको बेस कहते हैं। यही बेस बेबी को पसंद है, समझ में आ रहा है ना, यही वाला बेस। आई वाला बेस अगर तू बेबियों को पसंद हो जाए ना तो त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब देखो तो मैथ से फ्रस्ट्रेट लड़कियाँ होती हैं। जैसे 11-12 में जाने के बाद देखो तो क्लास में मान लीजिए 40 गो लड़का का बैठा है, 50 गो लड़का मैथ का बैठा है, तो 1 गो लड़की उसमें मैथ पढ़ रही है। हाँ, इतना मैथ का फ्रस्ट्रेशन कहाँ है बालिकाओं में हो रहा है। तो पता चलता है कि बालिकाओं को जो बेबियाँ हैं ना, उन बेबियों को बेस पसंद नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है ना। तो बेबी को क्या पसंद होना चाहिए? बेस। आप बेस का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा। सब डॉक्टरें बनेगी लेकिन मैथ का कंसेप्ट समझेगी नहीं, तो फिर डॉक्टर बनना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है ना बाबू। तो इसलिए डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैथ पढ़ना। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, सबसे पहले जनरली हम ये मानते हैं परपेंडिकुलर बेस को बी से डिनोट करते हैं और इसको किस से डिनोट करते हैं? एच से। पी बी और एच, पी बी और एच, ये जनरली मानते हैं। लेकिन जब कोई पार्टिकुलर एंगल लेंगे, पार्टिकुलर एंगल लेंगे, तो यह बेस और परपेंडिकुलर, एक कभी बेस हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर हो सकता है, एक कभी बेस हो सकता है, कभी, लेकिन हाइपोटेनस हाइपोटेनस हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे देख लो कि अगर इस त्रिभुज में हम कोई पार्टिकुलर एंगल ले लें और इस एंगल को क्या मान लिया? थीटा। तो थीटा की सम्मुख भुजा और थीटा की संलग्न भुजा, इसको क्या कहते हैं? थीटा की संलग्न भुजा। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। समझ में आ रहा है ना, संलग्न भुजा। और इसको कहते हैं थीटा की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। समझ में आ रहा है ना, थीटा की सम्मुख भुजा। यानी नामकरण कर दें तो ए बी सी, यानी ए बी बराबर क्या है? तो थीटा की सम्मुख भुजा है, सम्मुख, और ए सी क्या है? ए सी कह रहे हैं, बी सी क्या है? थीटा की, थीटा की संलग्न भुजा है। तो जो थीटा की सम्मुख भुजा होती है वह लंब होती है। थीटा की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब यानी पी कहते हैं। और थीटा की संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार यानी बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। समझ में आ रहा है ना, क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी संलग्न और सम्मुख, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और इसको क्या कहेंगे भाई? एडजेसेंट एंगल ऑफ द साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा। तो इंग्लिश भी अगर जानने का प्रयास आप करते हैं तो इंग्लिश लिख लेंगे मेरे भाई, और नीचे वाले का भी इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। नीचे वाले का भी इंग्लिश लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखोगे कि इसको कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा इक्वल क्या होता है भाई? बेस होता है। कोई दिक्कत? चलो, ऊपर वाले को हमने एक घेरे में लिया, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल अलग हो गया। और नीचे वाले को हमने क्या किया? दूसरे घेरे में ले लिया, दूसरे रडार में इनको लेने का प्रयास किया। समझ में आ रहा है ना। अब समझो परपेंडिकुलर, ये तो चीज़ समझ में आ रहा है ना। थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, समझ में आ रहा है पक्का। अगर हम यही ट्रायंगल थोड़ा सा अलग लेने का प्रयास करें, यही ट्रायंगल हमने थोड़ा बड़ा लिया और ऐसे करा, अब इसको थीटा मान रहे हैं। त्रिभुज वही है ए बी सी, ए 90 डिग्री है तो ए बी क्या है बाबू? 90 डिग्री है। ए बी सी लिया और इसको क्या माना? थीटा। यानी एंगल ए इक्वल टू क्या था? थीटा था। और यहाँ एंगल सी इक्वल टू क्या था?
थीटा था। अब तो समझ में आ रहा ना, इसको क्या पढ़ोगे भाई, थीटा, कोई दिक्कत, यानी क्या पढ़ोगे, थीटा। अच्छा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वर्ड नहीं होते हैं, एक ग्रीक लेटर होते हैं। जैसे हमारा इंडियन लेटर को अल्फ़ाबेटिकल, इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ABCD, वैसे यूनान की भाषा, यूनान में इंग्लिश को ग्रीक कहा जाता है, और इस ग्रीक की भाषा में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे वर्ड जाते हैं। कहाँ तक, 26 तक। कहाँ तक जाते हैं, 26 तक, 24 तक जाते हैं। हमारा जैसे अंग्रेजी लेटर 26 तक जाता है, तो ग्रीक लेटर कहाँ तक होता है, 24 तक। हमारे में 26 लेटर, उसमें 24, उसका पहला लेटर अल्फा, हम लोगों का ABCD का पहला लेटर ए। क्लियर है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अब देखो, तो अब ए हो गया थीटा, कोई दिक्कत। अब जरा सोचना कि यहाँ हमने थीटा लिया, तो वही काम थीटा के सामने की भुजा और थीटा की संलग्न भुजा। तो अब यहाँ थीटा के सामने की भुजा क्या है भाई, BC। BC क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा है ना, थीटा की सम्मुख भुजा है, भुजा हो गई। तो इसको अब क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ AB क्या हो गया, थीटा की संलग्न, तो इसको क्या कहेंगे, बेस को B से, और परपेंडिकुलर यानी लंब, थोड़ा इंग्लिश लंबा है इसलिए छोड़ दे रहा है। अब सुनो, इंग्लिश तो लिख लोगे ना, उधर तो लिखे ही थे, समझ में आ रहा है ना। इसको अपोजिट लिखेंगे ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल हो गया। इसको क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। अब तो समझ में आ रहा ना। तो अब यह भुजा किसका काम करेगी, लंब का, यानी परपेंडिकुलर। अच्छा, ये लंब नहीं होगा, आधार होगा। अच्छी बात है, आपने बताया मुझे, इतना तो ध्यान आप दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। ये किसका काम कर रही है, आधार का। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, आधार लिखेंगे। आधार को क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, बेस। बेस को किससे डिनोट करना है, इसको क्या कहेंगे बाबू, लंब। क्या कहेंगे, या इंग्लिश में क्या होता है, CULAR। और परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करेंगे, P से। इसको क्या कहते हैं, NOUS, हाइपोटेनस। और किससे डिनोट करना है, H से। हिंदी में क्या कहते हैं, इतना बात समझ में आया। और A हमेशा कर्ण है, तो कर्ण है, यानी बदल क्या रहा है, लंब और त्रिभुज वही है, थीटा बदल गया, थीटा तो लंब और आधार बदल गए। बस ट्रिग्नोमेट्री का यही कंसेप्ट समझना है, और यह कंसेप्ट आप समझ गए तो फिर त्रिकोणमिति में कभी दिक्कत नहीं होगी। NCERT बखूबी बड़े प्यार से समझाया हुआ है। NCERT किताब देखोगे, ठीक है, देना भैया किताब, चलो देखो मिल गया। NCERT दे देखो, यानी कहने का अर्थ है कोण A का साइन कह रहा है। क्या कह रहा है, कोण A का साइन। पेज नंबर हिंदी मीडियम वाले 193 निकाल लेंगे, 193। कोण A का साइन। ले भैया अपना टेस्ट का पेपर पकड़िए। कोण A का साइन क्या देखना है, कोण A का साइन। तो कोण A का साइन का मतलब क्या कि कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण कभी बदल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना, कर्ण नहीं बदल रहा है। 193 हिंदी मीडियम से पेज है। इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का पेज क्या है, 175। इंग्लिश मीडियम वाले पेज कितने हैं भाई, 175। क्लियर है, अब चीज समझ में आ गया। तो साइन का मतलब क्या हुआ,
कॉस कोसाइन, यानी कोसाइन को कॉस कहा, कोसाइन को कोस कहा, यानी कॉस। समझ में आ रहा है ना? यानी साइन का संक्षिप्त रूप SIN लिखा और साइन लिखा। इन सारी चीज़ों को अभी बता देते हैं, स्क्रीन पे भी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? ये चीज़ें समझ में आया? यानी अब थीटा की सम्मुख भुजा को हमेशा क्या कहोगे? लंब कहोगे। कोई दिक्कत नहीं है कि थीटा ही लेगा, सीधा कह देगा कि एंगल ए की बात करते हैं। ट्रायंगल में हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में कहता है कि ABC, और बात किसका करा? कोण C की बात करा, कोण C की बात करा। तो इसका मतलब हो गया कि कोण C, और इसी कोण को क्या माना उसने? थीटा माना। समझ में आ रहा है ना? तो कोण C के सामने की भुजा लंब, यानी AB लंब BC आधार, कर्ण जो है वो रहेगा। आप समझ में आ रहा ना? और इसने कह दिया नहीं, हमको कोण C नहीं चाहिए, कोण C नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो हमको क्या चाहिए भाई? कोण A चाहिए, कोण, क्योंकि B तो हमेशा फिक्स करके रखा है 90 डिग्री। अब तो समझ में आ रहा? क्या कोई दिक्कत है क्या कैमरे में? चलो, तो अब जरा सोचो कि अगर कोण A कहा तो अब जो लंब था वह बन गया क्या? तो कोण बदले तो जो लंब बदला आधार। इतनी बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? समझ गए? तो कोण समझ में आया? नहीं आया? आया पक्का? हाँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो, अब ये बातें तो आप लिख चुके होंगे पक्का। यानी इसको क्या बताया गया था कि थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, ये दो चीज़ें समझना था जो परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन कर रहा था। क्योंकि हमने बताया कि परपेंडिकुलर चेंज होता है, बेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो NCERT किताब में जो बातें लिखी थी उसके टर्म को भी समझ लें हम लोग, पक्का समझ लें। चलिए, अब NCERT किताब की बातें समझ लेते हैं, एक बार देख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए NCERT बुक में आपका क्या दिया हुआ। जैसे हमने NCERT बुक लिया, NCERT बुक और NCERT एक किताब हो गया भाई। अब इस किताब में देखोगे यही चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं ना, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या हो गया? तकलीफ क्या है? जगह नहीं मिली है? अच्छा, गंजन है? ऐसे ही ना गंजन होगा। जब भीड़ बढ़ाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, कोण A की संलग्न भुजा और कोण C की संलग्न भुजा दिखाई दे रहा है ना? तो इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाया जा रहा है। किसको समझा रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात को, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को। हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं। तो देखोगे मेरे बाबू कि सबसे पहले हमने दो त्रिभुज आपको लिया हुआ था। इसमें भी कितने त्रिभुज लिए गए हैं? दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज लिए गए हैं भाई? दो त्रिभुज। इसमें भी दो त्रिभुज लिए गए हैं। मैं छोटा कर लेता हूं और दोनों त्रिभुज को एक साथ ले लेता हूं। आकृति 8.4 और 8.5। आकृति 8.4 और 8.5 आप अपने किताब से निकाल लेंगे, जितने नंबर पेज में होगा। पेज नंबर क्या है? 193 ये पेज है। चलो पहले एक एक करके लेके चलो, ठीक है? ये हो गया पहला पेज। समझो, थोड़ा सा देखो, मैंने जूम कर लिया, इसको साइड में कर लिया। दूसरा आकृति हम लाने का प्रयास करें तो दूसरी आकृति को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया और यहाँ लाने का प्रयास करें आकृति 8.5 को। 8.5 चलो, अब देखो तो बाबू, दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस समझाया गया। त्रिभुज तो सेम है ना, ABC। जैसे मैंने पीछे लेके आपको समझाया है कि सेम त्रिभुज है ABC, लेकिन जैसे थीटा C पर था और थीटा A पर, तो उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना? यही NCERT बखूबी समझाने का प्रयास किया गया है NCERT में भी, कि अगर हम क्या करते हैं
कि इसको कहते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ साइड ऑफ एंगल ए। यहां क्या लिखेंगे? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, और इसको क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी लिखेंगे। यानी इसने इसको थीटा माना और इसमें इसको थीटा माना। तो अब कर्ण हमेशा ये जो एच था वह बदला नहीं, इसमें भी कर्ण एच वही रहा, कर्ण वही रहा। अब तो समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आया ना? यानी तो अब जो यह सम्मुख भुजा थी, देखोगे मेरे बाबू, सम्मुख भुजा, कौन सी भुजा? अब एक कोण की सम्मुख भुजा, तो यह जो भुजा है, यह भुजा क्या कहलाएगी? लंब। यानी लंब के लिए ए बी लिखोगे ना, लंब के लिए ए बी लिखोगे। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ ए बी क्या है? आधार है यार, क्या है? आधार के लिए ए बी हो गया ना। संलग्न भुजा हमेशा आधार, असम्मुख भुजा हमेशा लंब। तो अब यह जो भुजा है इसको क्या कहोगे? आधार कहोगे। क्या कहोगे? आधार। यानी ये आधार के लिए BC, आधार के लिए BC। इसके लिए यह जो भुजा क्या है? लंब है, लंब के लिए BC। समझ गए? थीटा बदला तो लंब और आधार बदल गए, थीटा बदला तो लंब और आधार बदल गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब क्या होता है? टैन का मतलब क्या होता है? मतलब समझ लो, बस 2 मिनट का खेल है। हम समझ रहे हैं आपकी बातें, समय आपका बहुत ज़्यादा हो गया। अब बस 2 मिनट और बातें हैं, 2 मिनट की और बातें हैं। समझ लो भाई, बस 2 मिनट की बातें हैं। साइन का मतलब क्या है? कॉस का मतलब क्या है? टैन का मतलब क्या है? उस मतलब को अकॉर्डिंग टू योर बुक समझा देते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू NCERT। पहला देखो, कोण ए का साइन कह रहा है। क्या कह रहा है? कोण ए का साइन, कोण ए का साइन। पहला कहा कोण ए का साइन, दूसरा क्या कहा? कोण ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन। चलो भाई, कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन। दूसरी बातें क्या कही जा रही हैं आपकी किताब में? देखोगे मेरे बाबू, यहाँ कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोसकेंट, सेकेंट और कोट एंजेंट। क्लियर है ना? यानी अब देखो, यानी कोटेंजेंट कहा जा रहा है। ये सारी बातें हम ले लेते हैं और आपके बोर्ड पर, और इसको समझा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलो, ये चीज़ें दिख रही हैं ना भाई? चलो बड़ा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दिख रहा है ना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, अब ज़रा सोचो तो मेरे बाबू, थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा सा देखो। चलो, अब दिख रहा है? चलो, अब देखो तो भाई, इसमें थोड़ा सा देखोगे कि हमने साइन लिया, तो साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? SIN होता है। इसका सिंबलिक फॉर्म। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, टेंजेंट का मतलब होता है टैन, कोसेकेंट का मतलब क्या होता है? कोसेक, सेकेंट का मतलब क्या होता है? सेक, और कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। यानी इसने इनको रिप्रेजेंट किया है, इसने इनको रिप्रेजेंट किया। अब समझ लो कि अब इसने इनको रिप्रेजेंट किया तो कैसे किया? समझो कि यहाँ इन्होंने एक त्रिभुज बना डाला, एक त्रिभुज बना डाला सबसे पहले, और इस त्रिभुज में इन्होंने क्या करा? कोण ए लिया, ए इसको लिया, बी लिया और सी लिया, और कोण ए को क्या माना इन्होंने? थीटा माना। तो थीटा, तो ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, यही न थी? एंगल ए की
सम्मुख भुजा, यानी यही थी बगल वाली कोण ए की सम्मुख भुजा। नहीं समझ में आ रहा है? कोण ए की सम्मुख भुजा। तो देखो भाई एंगल ए की सम्मुख थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बस समझ लेना, भावनाओं की बात है, ठीक है। और इसको क्या लिख लेंगे? एंगल ए की संलग्न भुजा कह सकते हैं ना, एडजेसेंट साइड। तो कोण ए की संलग्न भुजा को इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया? ABC कहने का प्रयास किया। क्या कहा? BC। समझो भाई, BC कहा, यानी BC है क्या? हमने क्या बताया? सम्मुख भुजा को क्या कहते हो? लंब कहते हो। क्या कहते हो? संलग्न भुजा को क्या कहते हो? और इसको क्या कहते हो? कर्ण। यानी इन्होंने कहा कि लंब को P से लंब को, आधार को B से कर्ण को, तो इन्होंने कहने का प्रयास किया कि P/H, P/, यानी लंब बट्टा आधार, लंब अपन कर्ण, कर्ण, लंब अपन कर्ण। H का मतलब क्या होता है? कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन। AB को इन्होंने क्या कहा? बेस कहा, यानी B/AC को इन्होंने H कहा। इसका मतलब हो गया आधार अपन कर्ण, आधार अपन कर्ण कहा। अब यहाँ BC का इन्होंने क्या कहा? BC को परपेंडिकुलर लंब कहा। क्या कहा? लंब। अपन AB को इन्होंने क्या कहा? आधार कहा, और आधार को क्या लिखा? B। कर्ण बट्टा, अब देखो इन्होंने कर्ण लिखा, और इसको क्या कहा इन्होंने? BC, तो लंब लिखा। क्या लिखा? लंब। यानी कर्ण को किससे डिनोट करना मेरे बाबू? H से। किससे डिनोट करना? H से। और लंब को किससे डिनोट करना? P से। इतना बात समझ में आया? इन्होंने इसको क्या कहा? आधार कहा। AC को क्या कहा? कर्ण, क्या कहा? कर्ण। और कर्ण को किससे डिनोट किया? H से। अपॉन, इन्होंने इसको किससे डिनोट किया? आधार से। किससे डिनोट किया? आधार से। तो इसको लिखा आधार, आधार को किससे डिनोट किया? B से। और AB/BC, तो AB को इन्होंने B कहा, और BC को क्या कहा इन्होंने? P कहा, यानी B/P, B/P। तो एक चीज पता चला ना कोण A से, यानी साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस बटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण। क्लियर है? तो अब इस त्रिभुज से हमको एक बात पता चली। देखो मेरे बाबू, क्या बात पता चली? क्या बात पता चली? कि थोड़ा सा हम देखें कि साइन, अगर एंगल A लेते हैं तो साइन A को क्या माना गया है? थीटा। और में इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और में देखो भाई, पहले तो ले लेते हैं साइन थीटा, या और में क्या लिख सकते हैं भाई? साइन A, साइन A, यानी क्या मिला? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी P/H। कॉस थीटा, यानी और में कॉस A, क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण, यानी B/H। इसको लिए B, और इसके लिए H। और टैन थीटा, और में टैन A, और इस त्रिभुज की बात की जा रही है। इस, तो इसमें क्या है भाई? यानी लंब अपन आधार, और लंब को क्या कहते हैं? P/B। क्लियर है ना? अब इसका उल्टा आप समझ ही रहे हो। इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो पलट जाएगा मान, H/P हो जाएगा। इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक का H/B। और इसका उल्टा कॉट होता है, कॉट का मान क्या हो जाएगा? B/P। समझ में आ रहा है ना? अब नॉर्मली आपसे कोई पूछे, नॉर्मली पूछे, त्रिभुज की बात नहीं है, त्रिभुज की बात नहीं है, देख लो एक बार, लिखना तो है ही ना, तो इसको क्या करोगे? लिख लोगे भाई। और नॉर्मली कोई आपसे पूछे, क्या पूछे? नॉर्मली। आगे बढ़े ना, चलो। अब नॉर्मली कोई आपसे
पूछे, ठीक है। तो नॉर्मली कोई पूछे कि साइन थीटा इक्वल क्या बताना है आपको, केवल साइन थीटा, नो त्रिभुज, नो कोई त्रिभुज, तो क्या सीधा लिखोगे P अपन H, कॉस थीटा बराबर बोलो B अपन H, और टैन थीटा इक्वल टू P अपन B। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो उल्टा हो जाएगा ना H अपन P। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू H अपन B। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू B अपन P, B अपन, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, P बराबर क्या है, परपेंडी यानी लंब, अब B इक्वल टू क्या है, बेस, बेस माने आधार, H इक्वल टू हाइपोटेनस, यानी इसको क्या कहेगा, इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, और टैन का उल्टा, उल्टा समझ में आ गया, साइन थीटा बराबर। लेकिन यही त्रिभुज बदल दे, त्रिभुज बदल दे, जैसे इन्होंने कहा कि नहीं इस त्रिभुज को ले लीजिए और इस त्रिभुज में इसको थीटा मानिए, यानी A को थीटा मानिए, B और C। तो अब इसमें कहा इन्होंने कि साइन A, साइन A, तो हम पढ़ के आए P अपन H। तो इस कोण A के लिए P का काम, B का काम और H का काम, P का काम कौन सी भुजा कर रही है, BC, और H का काम AC। अब कॉस A क्या है भाई, कॉस A, तो हमने पढ़ के आया क्या, B अपन H, तो B का काम कौन सी भुजा, AB अपन AC, कर्ण का मान AC। अगर हमने पूछा कि tan A, तो क्या पढ़ के आया हमने, हमने क्या पढ़ के आया, P अपन D, ऊपर लिखे हुए हैं। तो अब इक्वल टू P का काम कौन सी भुजा, BC अपन AB, आई एम सॉरी AB, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। P को लंब, कर्ण, आधार, कर्ण, लंब, आधार, समझ में आ रहा। अब इसका भाई, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, लिख लोगे, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कॉट, A और A लिख लोगे ना, बराबर वाट HW में। लेकिन इन्होंने कहा मेरे बाबू कि त्रिभुज को बदल दो, त्रिभुज को बदल दो, थीटा बदलो, त्रिभुज वही रखो बट थीटा बदलो। तो इन्होंने कह दिया कि थीटा हमने क्या किया, A रहने दिया, B रहने दिया, C, और हमने C को थीटा किया। तो यानी इन्होंने पूछा साइन C बराबर क्या होगा। तो अब इस थीटा के हिसाब से इसको P कहेंगे, इसको B कहेंगे और इसको H कहेंगे। तो हम पढ़ के आए थे P अपन H, P का काम AB अपन AC। देखो यहाँ जो AB भुजा थी वह किसका काम कर रही थी, B का। अब यहाँ वह AB भुजा किसका काम करने लगी, P का। थीटा बदला तो किसका काम करने लगी, P का। यानी लंब और आधार क्लियर हुआ ना बाबू, पक्का। तब उसी तरह से अगर कोई पूछे कि कॉस C, बताओ भाई कॉस C, तो B अपन H, और B कौन सी भुजा, अपन। कोई पूछे कि tan C इक्वल टू क्या करोगे, P अपन B, P का मान AB, उसमें P का मान क्या था, BC था, समझ में आ रहा है ना। और B का मान BC, और उसमें B का मान क्या था, AB था। बिल्कुल उल्टा, थीटा बदला तो लंब और आधार बदल गया, समझ में आ रहा है ना। बस यही कंसेप्ट समझाना था, यही कंसेप्ट। और यही समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, किसको लंब माने, किसको आधार माने। कर्ण तो वही है, कर्ण तो वो दोनों में था, कोई दिक्कत। बाकी इसका HW कर लीजिएगा ना।
कॉसेक सी बराबर वाट, सेक सी बराबर वाट और कॉट सी बराबर वाट। कोई दिक्कत? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो गया? चलो अब देखो तो मेरे बाबू, आज इतना हमने जानकारी ली, लंब और आधार का जो कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में चल रहा था उसको हम लोगों ने दूर किया। क्लियर? आगे की जानकारी हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ पाइथागोरस थ्योरम्स को देख लेंगे, क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी फार्मूलाओं को देखेंगे, बहुत सारी फार्मूला को देखेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ सर, वीडियो भेज दीजिए। हाँ सर, भेज दीजिए। बहुत